हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, उसकी थ्योरी और उसके प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि फॉल्ट एनालिसिस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे पावर सिस्टम का, उसको 6 से 7 घंटे के लेक्चर में हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सारे प्रॉब्लम उसके देखेंगे। तो अभी तक 3 लेक्चर्स हुए हैं फॉल्ट एनालिसिस के, जो कि प्योर फॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं, उसमें लगभग 1.5 घंटे में हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट स्टडी कर लिया है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हम लोगों ने पहले उसकी थ्योरी देखी है और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बाद सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक सबसे मैंने बताया था कि जो सीक्वेंस डायग्राम होता है, तो सीक्वेंस डायग्राम केवल अभी तक हम लोगों ने केवल अल्टरनेटर का ही स्टडी किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि लास्ट इसके बाद हम लोग अल्टरनेटर के सीक्वेंस डायग्राम स्टडी करने के बाद हम लोग और एलिमेंट्स जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और ट्रांसमिशन लाइन हो गई, मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसका सीक्वेंस डायग्राम हम लोग देखेंगे बाद में। उसी में आज पहला टॉपिक, मतलब अल्टरनेटर का हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंस डायग्राम देखने वाले हैं। और मैं ऐसी पूरी गारंटी देता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैं आज जिस तरीके से इसको प्रूव करूँगा वो शायद किसी बुक में ना मिले। मैं टीचर्स का नहीं बता रहा था कि और टीचर्स कैसे बताते हैं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिए कि ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंस डायग्राम मैं कैसे ड्राइव करता हूँ कि पॉजिटिव सीक्वेंस कितना होगा, नेगेटिव सीक्वेंस कितना होगा और ज़ीरो सीक्वेंस कितना होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट, अभी तक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता था कि जब भी फॉल्ट होता था किसी फेज़ में या 2 फेजेस में, तो उसका जो इफ़ेक्ट रहता था, चाहे वो वोल्टेज के टर्म्स में हो चाहे वो करंट के टर्म्स में हो, वो इक्वल नहीं होता था सभी फेजेस में। लेकिन आज जो हम लोग स्टडी करेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट, उसमें हर फेजेस पे सिमेट्रिकल उसका इफ़ेक्ट होगा, हर फेज पे इक्वल इफ़ेक्ट होगा, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, ठीक। तो इसी में पहला टॉपिक है ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल एल फॉल्ट, तो ट्रिपल एल फॉल्ट क्या है कि जब तीनों फेजेस आपस में कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे से वो जुड़ जाएं, मतलब फॉल्ट हो जाए, ठीक। तो ये कौन सा फॉल्ट है? ट्रिपल एल फॉल्ट, एल एल एल, ट्रिपल एल फॉल्ट, ठीक। तो इसमें ये अपना डायग्राम है और मान लेते हैं कि फॉल्ट इम्पिडेंस कुछ है, जैसे ये फॉल्ट इम्पिडेंस है, ठीक, जेड एफ। ऐसे यहाँ पे भी होगा, हर फेज में फॉल्ट इम्पिडेंस होगा अगर हमने लगाया है तो, अदरवाइज नहीं भी होगा। फॉल्ट इम्पिडेंस हम लोग लगाते क्यों है? क्योंकि फॉल्ट करंट जो कि यूज़फुल नहीं है, जो कि डैमेज कर सकती है सिस्टम को, उसको कम करने के लिए एक इम्पिडेंस एक्स्ट्रा लगा देंगे तो फॉल्ट करंट जो होगी वो कम हो जाएगी। ये न्यूट्रल, ये बी फेज, ये सी फेज, ठीक। मतलब इस तरीके से कुछ डायग्राम हो गया। ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल और फेज के बीच का जो वो है वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और ये हो गया वी ए। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक। अगर पहले कोई फॉल्ट नहीं हुआ था, पहले कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ था, तो फॉल्ट नहीं हुआ था तो मतलब नो लोड कंडीशन थी, कोई भी लोडिंग नहीं थी, ठीक है। तो जो भी अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा वही टर्मिनल वोल्टेज होगा, मतलब रेटिंग के बराबर होगा, रेटेड वोल्टेज के बराबर अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन बाद में जब सारे फेजेस आपस में कनेक्ट हो गए, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक, तो इसको हमने बोल दिया ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल एल फॉल्ट। यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट है, ट्रिपल एल फॉल्ट है, तो जो भी जीरो सीक्वेंस या नेगेटिव सीक्वेंस हैं वो एब्सेंट होंगे। जैसे IA0, IA2, ये कितना होगा? 0 0। इसको हम लोग किससे, मतलब फार्मूला जो देखे थे, जो फार्मूला था कि सीक्वेंस कंपोनेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं फेज़ में, या फेज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं सीक्वेंस में, उस फार्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा,
ठीक। तो IA0 IA2 हो गया 0, मतलब इस फेज़ का जो जीरो सीक्वेंस है वो 0 है, जो नेगेटिव सीक्वेंस है वो 0 है। ऐसे ही वोल्टेज VA0 0 है, VA2 0 है, ठीक। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग समझ भी सकते हैं, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अगर है ही नहीं तो हमको 3 पार्ट्स में ब्रेक करने की क्या ज़रूरत, हमको 0, नेगेटिव और पॉजिटिव 3 अलग अलग क्यों, सिर्फ पॉजिटिव से ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या होगा, IA1 जो होगा वो IA के बराबर होगा, मतलब जो फेज करंट है वही पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है। VA1 VA2 0 हो गया, VA0 भी 0 हो गया, VA1 देखते हैं कितना होगा, ठीक। तो इस फेज का वोल्टेज बनाते हैं, इस फेज का वोल्टेज A फेज का। तो A फेज का वोल्टेज कैसे बनेगा, ये EA हो गया, ये X1 हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। ये क्या हो गया, VA1 ठीक, ये हो गया। अब यहां पे हमने क्या कनेक्ट किया है, फॉल्ट इम्पिडेंस ZF। तो VA1 किसके बराबर होगा, VA1 होगा IA इंटू ZF, ठीक, या IA1 इंटू ZF, क्योंकि IA और IA1 दोनों सेम है, ठीक। तो VA1 कितना हो गया, IA इंटू ZF। अब देख लेते हैं कि इसमें करंट होगी कितनी, इस पूरे में करंट कितनी फ्लो होगी। तो इस पूरे में जो करंट फ्लो होगी वही IA होगी, वही IA1 होगी और वही IF भी होगी, IF भी वही होगी, ठीक। तो ये हो जाएगा EA अपॉन X1 या Z1 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, X1 प्लस ZF, ठीक, X1 प्लस ZF। तो फॉल्ट करंट कितनी हो गई, फॉल्ट करंट हो गई EA अपॉन X1 प्लस ZF, ठीक। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया LLL फॉल्ट के लिए कि EA अपॉन X1 प्लस ZF। अब मान लो कि यहाँ पे हमने फॉल्ट इम्पिडेंस नहीं लगाया है, फॉल्ट इम्पिडेंस 0 है। देखते हैं जरा फिर क्या होगा, फॉल्ट इम्पिडेंस है ही नहीं, फॉल्ट इम्पिडेंस हट गया, तो ये सारे फेजेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए, फॉल्ट इम्पिडेंस हट गया और सारे फेजेस क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए, फॉल्ट हो गया, सारे सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। तो ये और ये दोनों शॉर्ट हो गया, ठीक। अब ये दोनों शॉर्ट हो गया तो VA1 कितना हुआ, VA1 हो गया 0 के बराबर, ठीक। ये नोट कर लो पहले, फिर अगर विदाउट ZF, ठीक, अगर ZF नहीं है तो, अगर ZF नहीं है तो ये हो गया शॉर्ट और VA1 कितना हो गया 0, ठीक। मतलब इसको क्या हो, मतलब सारे वोल्टेजेस क्या हो गए, अभी तक VA1 कितना था IA इंटू ZF, लेकिन अब कितना हो गया, सारे 0 हो गए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये ग्राउंड हो गया, ठीक। मतलब न्यूट्रल में तो कोई करंट वैसे भी नहीं जा रही थी, क्योंकि अगर जीरो सीक्वेंस नहीं होता है, मैंने पहले बताया, अगर जीरो सीक्वेंस नहीं है तो न्यूट्रल में कोई करंट नहीं जाएगी, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब ये न्यूट्रल का पोटेंशियल कितना है, 0 है। ये एलिमेंट कनेक्टेड हो सकता है लेकिन उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी और यही जीरो पोटेंशियल न्यूट्रल का भी होगा।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि सभी फेजेस का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। ठीक, तो उस केस में फॉल्ट करंट कितनी होगी? उस केस में फॉल्ट करंट होगी, ये कितना हो गया है? 0। ठीक, ये हो गया 0। तो फॉल्ट करंट हो गई EA अपॉन X1, सिर्फ X1 होगा, तो फॉल्ट करंट हो गया EA अपॉन X1। ठीक, अब EA क्या है, कौन सा वोल्टेज है? ये इंड्यूस्ड EMF है A फेज का, और ये पर फेज है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लाइन टू लाइन नहीं होगा ना, क्योंकि ये पर फेज में हमने दिखाया है, तो ये हमेशा पर फेज वाला वोल्टेज ही रहेगा। तो ये कब आया है? ये जो फॉल्ट करंट आई है ये तब आई है जब ZF 0 है, ZF इज इक्वल टू 0। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ये ट्रिपल LG फॉल्ट होता, ट्रिपल LG फॉल्ट होता तो भी फॉल्ट करंट इतनी ही होती। क्यों? तो फिर अगर ट्रिपल LG फॉल्ट होता मतलब तीनों फेजेस आपस में शॉर्ट होते और वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो केस और ये केस दोनों सेम है। ठीक, तो ये फार्मूला फॉल्ट करंट के लिए कब तक वैलिड है? जब तक ZF 0 हो, मतलब ZF कोई भी फॉल्ट इम्पिडेंस ना लगा हो, या ट्रिपल LG फॉल्ट हो। ठीक, मतलब तीनों फेजेस शॉर्ट होकर ग्राउंड से कनेक्टेड हो गए। तो मैक्सिमम केस में फॉल्ट इम्पिडेंस बहुत कम ही मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 3 फेज फॉल्ट हो रहा है तो अपना फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक, क्योंकि ZF बहुत रेयरली है कि पूछा गया है, मतलब मैक्सिमम हम लोग मान सकते हैं कि अगर 3 फेज फॉल्ट दिया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा ट्रिपल L फॉल्ट है या ट्रिपल LG फॉल्ट है, तो हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। 2019 का पहला प्रॉब्लम है, 2019 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें जो बेस दिया हुआ है वो 50 MVA और 30 किलोवोल्ट दिया है। 2019 2 मार्क्स। ठीक, देखते हैं बेस कितना गिवन है, 50 MVA और 30 किलोवोल्ट, 30 किलोवोल्ट। सीक्वेंस रिएक्टेंसेस गिवन है पर यूनिट में, X1 है 0.25 पर यूनिट। ठीक, X2 है 0.15, X0 है 0.05। ठीक, और हमसे पूछा गया है कि XN इन ओम्स। XN क्या है? न्यूट्रल टू ग्राउंड रिएक्टेंस इन ओम्स, अगर कंडीशन गिवन है कि अगर 3 फेज फॉल्ट इज इक्वल टू LG फॉल्ट। ठीक, मतलब 3 फेज फॉल्ट और LG फॉल्ट दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मतलब जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है वो 3 फेज में भी उतनी ही हो रही है, और अगर LG फॉल्ट होता है तो भी उतनी ही हो रही है, तो हमको कितना XN कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये इक्वालिटी होल्ड करे। ठीक, ये इक्वालिटी होल्ड करे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको प्रोसीड कैसे करना है।
तो पहली चीज़ कि सब कुछ पर यूनिट में है, मतलब x1 जो गिवन है पर यूनिट में है, और हमसे पूछा किस में है, xn पर यूनिट में, सॉरी ओम्स में, एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पूछी हुई है। तो पहली चीज़ हमको प्रोसीड ऐसे करना है कि इसका xn हमको निकालना पड़ेगा पर यूनिट में, और अगर पर यूनिट में निकाल लेते हैं तो उसको हमको कन्वर्ट एक्चुअल में करना आता है। तो 3 फेज करंट IF ट्रिपल L इज इक्वल टू IF LG, ये दोनों सेम है, ठीक, ये सेम होगी तो क्या xn होगा, यही पूछा हुआ है। तो ये होता है 3x1 प्लस x2 प्लस x0 और 3 इंटू xn, लेकिन यहाँ पे 1 भी होता है, क्योंकि अगर हम पर यूनिट में लेंगे सब कुछ तो नो लोड कंडीशन वो सब हम लोग देख चुके हैं, सब कुछ ये सारी वैल्यूज पर यूनिट में है, ठीक। तो वोल्टेज ये कितना हो गया है, 1 हो गया है, और ये कितना होगा 1/x1, ठीक। तो इसको देखते हैं कि 3 इंटू 1 और अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x0 प्लस 3xn, तो 3 अपॉन 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.05 प्लस 3xn इज इक्वल टू 1/0.25। तो इसको कर देते हैं 3/0.45 प्लस 3xn इज इक्वल टू 1/0.25। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0.75 इज इक्वल टू 0.45 प्लस 3xn, xn कितना आ गया 0.1, xn आ गया 0.1, लेकिन ये क्वांटिटी किस में आई है, पर यूनिट में, इसको हमको एक्चुअल में चेंज करना है, ठीक। तो इसको एक्चुअल में कैसे करेंगे, हमको पता है कि पर यूनिट में अगर इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस गिवन होता है तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल इंटू MVA अपॉन KV का स्क्वायर। अगर करंट को पर यूनिट से एक्चुअल में करना है या एक्चुअल से पर यूनिट में करना है तो अपॉन बेस करंट कर देते हैं, वोल्टेज को करना है तो अपॉन बेस वोल्टेज कर देते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इम्पिडेंस करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। तो पर यूनिट हमको पता है एक्चुअल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा x एक्चुअल, या ओम्स लिख देते हैं डायरेक्ट, x ओम्स इज इक्वल टू x पर यूनिट इंटू KV का स्क्वायर अपॉन MVA, ठीक। पर यूनिट में कितना है 0.1, KV कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर अपॉन 50, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 900, 900.1 90 50, तो ये आ जाएगा 1.8 ओम्स, ठीक। तो ये आ जाएगा 1.8 ओम्स, ये जीरो डायरेक्ट कैंसिल करके और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/10, ठीक। तो ये 2019 का क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। पहले हमने पर यूनिट में सब कुछ कैलकुलेशन किया, फिर जब XN न्यूट्रल टू ग्राउंड इम्पिडेंस या रिएक्टेंस जब पर यूनिट में आ गया तो उसको हमने एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक क्वेश्चन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का रह गया था, तो उसको ज़रा देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने उसको बाद में किया था कि उसमें थोड़ा सा सोचना, मतलब चीज़ वही है, बस सोचना थोड़ा सा अलग तरीके से है।
ये क्वेश्चन है 2016 2 मार्क्स, 2016 2 मार्क्स। क्वेश्चन ये गिवन है, ये एक अल्टरनेटर है और ये एक अल्टरनेटर है, इसका ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है न्यूट्रल का, और ये न्यूट्रल से सॉलिडली ग्राउंडेड है। ये दोनों कनेक्टेड हैं एक ग्रिड से, और फिर वो ग्रिड जो है वहाँ पे LG फॉल्ट हो रहा है, उस ग्रिड पे LG फॉल्ट हो रहा है, मतलब लाइन जो जा रही है उसमें LG फॉल्ट हो रहा है। और सीक्वेंसेस हमको गिवन है, x1 गिवन है 0.4, x2 गिवन है 0.3 और x0 गिवन है 0.15। ठीक, तो हमको फॉल्ट करंट निकालनी है इन पर यूनिट। ठीक, फॉल्ट करंट निकालनी है पर यूनिट में। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये डायग्राम क्या मतलब रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ये डायग्राम बस एक अलग तरीके से बनाया गया है, इसमें दो अल्टरनेटर्स जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसको सिंपल अगर बनाना चाहें तो ये पहला अल्टरनेटर हो गया ऐसे, और ये दूसरा अल्टरनेटर हो गया। ठीक, ये साथ में सप्लाई दे रहे हैं। एक अल्टरनेटर जो है वो सॉलिडली ग्राउंडेड है और एक अल्टरनेटर कुछ भी ग्राउंडिंग नहीं है, उसमें ओपन सर्किट है। ठीक, आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक, तो ये डायग्राम अपने को गिवन है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमको चाहिए क्या, हमको पता है कि फॉल्ट करंट का जो फॉर्मूला होता है, फॉल्ट करंट का जो फॉर्मूला होता है LG फॉल्ट में, और क्योंकि पर यूनिट में ही निकालना है तो सॉल्यूशन, तो IF क्या होता है पर यूनिट में 3 × 1, क्योंकि पर यूनिट में वोल्टेज चेंज करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, या EA लिख देते हैं अभी, EA पर यूनिट, और x1 x2 x0 3 × xn। तो पहली चीज़ तो हमको सारी क्वांटिटीज़ अलग अलग फेजेस में, अलग अलग फेज सीक्वेंसेस में ब्रेक करनी पड़ेंगी। जैसे कि इसका पॉजिटिव सीक्वेंस अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में है ना। जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस का अगर डायग्राम बनाया जाए, पॉजिटिव सीक्वेंस, तो ये हो गया EA जो कि 1 होगा, अगर पर यूनिट में बात करेंगे तो 1 होगा। ठीक, और ये कितना होगा 0.4। फिर इसको पैरेलल किसके साथ किए हैं, सेम आइडेंटिकल के साथ, तो ये भी EA और ये भी 1, ये भी हो गया 0.4। तो इक्विवेलेंट कितना बना इसका इक्विवेलेंट बना, ये दोनों वोल्टेज सेम है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो वोल्टेज हो गया 1 पर यूनिट, और रिएक्टेंसेस क्या हो गए, हाफ हो गए, पैरेलल में आधे हो गए, तो ये हो गया 0.2। ठीक, तो ये हो गया अपना पूरा पॉजिटिव सीक्वेंस का डायग्राम। ये दोनों को हटा के हमने एक डायग्राम बना दिया। नेगेटिव सीक्वेंस में क्या हुआ, नेगेटिव सीक्वेंस में केवल रिएक्टेंस रहेगा, तो ये रहेगा 0.3, ये रहेगा 0.3, और इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 0.15, इसका इक्विवेलेंट बन गया 0.15। ठीक, अब ज़ीरो सीक्वेंस का देख लेते हैं। ज़ीरो सीक्वेंस, तो पॉजिटिव सीक्वेंस का इक्विवेलेंट EMF जो आया वो 1 आया। ठीक, मतलब ये हो गया 1। नेगेटिव सीक्वेंस का 0.15, पॉजिटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस 0.2। ठीक, अब ज़ीरो सीक्वेंस का देखते हैं।
ज़ीरो सीक्वेंस। तो ये क्या है 0.15 और सॉलिडली ग्राउंडेड है, ठीक। तो ये शॉर्ट सर्किट, न्यूट्रल से ग्राउंड क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, और ये हो गया पहला अल्टरनेटर। दूसरा अल्टरनेटर 0.15 और ये ओपन सर्किट, ठीक, ये ओपन सर्किट, और यहाँ पे हमको निकालना है इक्विवेलेंट, ठीक। इक्विवेलेंट इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसमें तो कोई करंट जाने वाली है नहीं, तो इसको हम सिंपली हटा सकते हैं। तो जीरो सीक्वेंस का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस डायग्राम कितना हुआ 0.15, ठीक। तो हमको सारे इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस पता चल गए, तो उसको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है अब सिंपल। तो 3 × 1, x1 कितना आया था 0.2, x2 आया था 0.15 और x0 इक्विवेलेंट कितना आया था 0.15। तो ये 0.3 × हाँ ठीक, तो 3/0.5, ठीक। तो ये 6 पर यूनिट आ गया फॉल्ट करंट, ठीक। तो इसका फॉल्ट करंट कितना हो गया 6 पर यूनिट। अब इस सेट का मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट्स का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो रिसेंटली आज 2019 में है। केवल सिमेट्रिकल फॉल्ट से क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब वो आएगा तो या तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के साथ लिंक करके आएगा, और अगर केवल सिमेट्रिकल फॉल्ट का क्वेश्चन आ रहा है तो वो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट उसमें पूछना चाह रहे हों। तो इसलिए अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है केवल सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा और उसमें फॉल्ट करंट पूछेगी, तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला इतना सिंपल है कि वो लोग नहीं पूछते हैं जनरली। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट आएगा तो वो तो या तो अनसिमेट्रिकल के साथ लिंक करके आएगा या तो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। 48, ठीक, ये कब का है 2019, 1 मार्क्स, ठीक। इसकी 5 अल्टरनेटर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ठीक। 5 अल्टरनेटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। उसका बेस कितना है 5 MVA 13.2 kV। शॉर्ट सर्किट लेवल मतलब शॉर्ट सर्किट MVA हमसे पूछा है अगर 3 फेज फॉल्ट होता है तो, ठीक। 3 फेज फॉल्ट होता है तो शॉर्ट सर्किट MVA हमसे पूछा है, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, तो ये एक अल्टरनेटर है, इसका EMF मान लेते हैं पर यूनिट में 1 है। इसका इसमें वो एक चीज़ और मिसिंग है, इसका रिएक्टेंस जो है वो X1 वो 0.25 है, ठीक, 0.25। तो पर यूनिट में इसका EMF 1 है और ये है 0.25। ये ऐसे ग्रिड से कनेक्टेड है और ऐसे करके 5 अल्टरनेटर्स ग्रिड से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे कहीं फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे ग्रिड पे, ठीक, 3 फेज फॉल्ट हो रहा है, 3 फेज फॉल्ट हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, EMF सबका सेम रहेगा, तो EMF रहा 1 और जो
ये आया रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना हो गया 0.25 का 5 टाइम्स से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 और यहाँ पे मान लो फिर अब ये 5 नहीं होके एक ही हो गया, यहाँ पे हो गया LLG फॉल्ट। तो फॉल्ट करंट कितनी हुई, फॉल्ट करंट हुई 1/0.05, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 पर यूनिट। और मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट MVA जो होता है वो बेस MVA इंटू IF पर यूनिट होता है, ठीक। तो SC MVA इज इक्वल टू IF पर यूनिट इंटू बेस MVA, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो ये 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 MVA आंसर हो गया, ठीक। तो अगर एक से ज़्यादा अल्टरनेटर्स का केस आ जाता है, जैसे लास्ट केस में था या इस केस में था, तो हम लोगों को पहले उसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ऐसे इसमें तो केवल क्योंकि सिमेट्रिकल फॉल्ट था तो केवल एक ही इक्विवेलेंट से हमारा काम चल गया, क्योंकि नेगेटिव नहीं निकालना, जीरो नहीं निकालना, केवल पॉजिटिव सीक्वेंस निकाल के काम हो गया। लेकिन इन केस अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आता है तो अलग अलग काम को इक्विवेलेंट डायग्राम निकाल के फिर उसको प्रोसीड करना है, ठीक। और ये फार्मूला मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में इतना हुआ, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें रह गई हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आए हैं तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सीक्वेंस डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सीक्वेंस डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये 1 नंबर के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है गेट के लिए, ठीक। 1 नंबर क्वेश्चन मतलब बहुत बार आया है इससे, तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। सीक्वेंस डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक। अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया था वो अल्टरनेटर का सीक्वेंस डायग्राम देखे थे हम लोग, ठीक। तो ये मान लो 3 लाइन जा रही हैं, 3 फेज ट्रांसमिशन हो रहा है A B C। इसका A फेज का जो अब क्या होता है कि जब 3 फेजेस की लाइन साथ में जाती हैं, ठीक, साथ में ट्रांसमिशन होता है, तो एक फेज के वजह से उसका कुछ फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स का अपना एक इंडक्टेंस होता है जिसको रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं 2πf से तो रिएक्टेंस होता है। तो अपना इस फेज का एक सेल्फ रिएक्टेंस होगा, और क्योंकि ये दोनों फेज के साथ और कांटेक्ट में है, म्यूचुअल में है, तो इसका एक म्यूचुअल रिएक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है। तो वो तो हम लोग अलग एक पावर सिस्टम के पार्ट में देखते हैं, लेकिन अभी हमारा मतलब वो नहीं है। अभी हमारा फोकस ये है कि इस फेज का सेल्फ और म्यूचुअल तो हमको पता है, लेकिन उसको अगर हम सीक्वेंस में ब्रेक करना चाहें तो सीक्वेंस में उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक। तो मान लो इसका सेल्फ जो है वो XS है और इसके साथ इसका जो रिएक्टेंस है म्यूचुअल वो XM है, और इसके साथ जो रिएक्टेंस है वो भी XM है, ठीक। अब दोनों बराबर कैसे हो गए, क्योंकि हम मान रहे हैं कि फुली ट्रांसपोज्ड लाइन है, ठीक, फुली ट्रांसपोज्ड लाइन है, तो हर एक इंटरवल के बाद स्पेसिंग चेंज हो रही है, इससे कि इक्विवेलेंट इसके साथ म्यूचुअल भी वही आ रहा है और इसके साथ म्यूचुअल भी वही आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा अगर इस रिएक्टेंस को इसको हम 3 अलग पार्ट्स में ब्रेक करना चाहें तो पहली चीज़, अगर हम पॉजिटिव में ब्रेक करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक, तो इसका अपना सेल्फ कितना है, ए फेज का कितना है XS, इसका रिएक्टेंस है XS, और बी फेज से म्यूचुअल कितना है XM। तो ये जो ये रहेगा पॉजिटिव सीक्वेंस में रहेगा,
तो ये 120 डिग्री लैग करेगा, ये वाला फ्लक्स जो है वो 120 डिग्री लैग करेगा, जिसके वजह से रिएक्टेंस भी उसका 120 डिग्री लैग करेगा। तो ए फेज से इसका रिएक्टेंस कितना लैग कर रहा है, बी ए फेज का बी फेज से जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो 120 डिग्री लैग कर रहा है, और सी फेज से जो ए फेज का म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो 120 डिग्री लीड करेगा। ठीक, ये हो गया XM। ठीक, अब इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये दोनों सेम वेक्टर हैं। ठीक, और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहाँ आएगा, ये आएगा बीच में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सीधे ऊपर हो जाएगा XS, और जस्ट इसके अपोजिट लाइन में हो जाएगा XM। ठीक, दो XM ही क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पे अलाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे आता है, और उसका मैग्नीट्यूड भी जो होता है वो XM मतलब इन दोनों के बराबर ही होता है। अगर ये दोनों सेम वेक्टर हैं, जैसे ये भी XM है ये भी XM है, इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे आएगा और मैग्नीट्यूड भी उसके बराबर ही होगा। तो ये XM था तो ये भी XM हो गया। ठीक, तो XS ज़्यादा है और XM कम है, क्योंकि सेल्फ वाला जो रिएक्टेंस होगा वो ज़्यादा ही होगा। ठीक, तो पॉजिटिव सीक्वेंस जो आया X1 जो आया पॉजिटिव सीक्वेंस वो कितना हो गया, XS माइनस XM। ठीक, इसको बुक्स में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। ठीक, लेकिन उस फॉर्मूले से हम ना सॉल्व करके हम डायरेक्ट इसको फेजर से देख रहे हैं। नेगेटिव सीक्वेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस, तो नेगेटिव सीक्वेंस में क्या है, सब कुछ वही रहेगा। ए फेज की वजह से उसका सेल्फ XX, फिर बी फेज की वजह से यहाँ पे आएगा, बी फेज की वजह से जो उसका रिएक्टेंस होगा वो यहाँ आएगा XM, और सी फेज की वजह से जो आएगा वो यहाँ आएगा। तो ये सी फेज वाला है, ये बी फेज वाला है, ये अपना खुद से है ए फेज का, क्योंकि ये नेगेटिव सीक्वेंस है ना, ACB, यहाँ पे क्या था ABC, तो इसका फिर वही सेम चीज़, बस ये अपोजिट हो गया। तो X2 कितना हो जाएगा, XS माइनस XM। ठीक, X2 हो गया XS माइनस XM। अब जीरो सीक्वेंस देख लेते हैं। तो जीरो सीक्वेंस अब तक समझ में आ ही गया होगा कैसा होगा, कि सभी रिएक्टेंसेस जो रहेंगे वो सेम लाइन में अलाइंड रहेंगे। तो ए फेज की वजह से खुद का रिएक्टेंस जो होगा वो XS के बराबर होगा, तो वो भी इसी लाइन में होगा। ये हो गया XS, ये खुद की वजह से ए फेज का, ये ए फेज पे बी फेज की वजह से XM, ए फेज पे सी फेज की वजह से XM। तो X0 कितना हो गया, 2XS प्लस 2XM। ठीक, तो ये हो गया जीरो सीक्वेंस। ठीक, ठीक, तो ये अपना हो गया। तो इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका सीक्वेंस डायग्राम कितना होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस होता है XS माइनस XM, नेगेटिव सीक्वेंस होता है XS माइनस XM, ज़ीरो सीक्वेंस होता है XS प्लस 2XM। ठीक, ये एक नंबर के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है गेट का। ठीक, इसको मैं बता देता हूँ कब कब आया है। ये 2005 2 नंबर में आया है, 2008 1 नंबर, 2014 1 नंबर, 2018 1 नंबर। ठीक, ये 4 बार पूछा गया है, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी इसमें चेंज है ही नहीं।
तो 2018 वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो 2018 क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स बनी हुई है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मैट्रिक्स ऐसे बनी है, ये ZS 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 ZM 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 ठीक। तो ये मैट्रिक्स गिवन है। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है? ये ए फेज का सेल्फ इम्पिडेंस है या रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं। ये ए फेज का बी की वजह से म्यूचुअल इम्पिडेंस है, ये ए फेज का सी फेज की वजह से म्यूचुअल इम्पिडेंस है। तो इसमें लिखा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस x1 जो है, या Z1 बोल दें अगर इम्पिडेंस की बात की जाए तो, Z1 है 1 + J10 और Z0 ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, और Z0 जो है वो है 4 + J31। ठीक। तो हमको Zm का इमेजिनरी पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट हमको बताना है। ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि Z1 हमको गिवन है, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस गिवन है, जीरो सीक्वेंस गिवन है, और हमको Zm बताना है। ठीक। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। Z0 इज इक्वल टू ZS प्लस 2ZM। Z0 इज इक्वल टू ZS प्लस 2ZM, ये होता है जीरो सीक्वेंस। और पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है? ZS माइनस ZM। तो Z0 4 + J31, ये हो गया ZS प्लस 2ZM। और ये पॉजिटिव कितना हो गया? 1 + J10, तो ये हो गया ZS माइनस ZM। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो कितना होगा? 3 + J21 इज इक्वल टू 3 × ZM। ठीक। तो यहाँ से ZM कितना आया? ZM आया 3 से डिवाइड कर दिए, तो 1 + J7, 1 + J7। तो इमेजनरी पार्ट ZM का कितना हो गया? ZM का इमेजनरी पार्ट कितना हो गया? 7। तो NET टाइप क्वेश्चन था और इसका आंसर 7। ठीक। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसके, ट्रांसमिशन लाइन के। तो ट्रांसमिशन लाइन के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स जो ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, कि 2015, 2008, 2014, 2018 का तो मैंने सॉल्व करा ही दिया है, कुछ भी नहीं है, सब चारों आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब ये हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर के सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। और अगर कुछ पार्ट्स रह गए हैं, ऐसे अनसिमेट्रिकल में अगर कोई चीज़ रह गई है या सिमेट्रिकल में कोई चीज़ रह गई है, तो उसको मैं लास्ट में एड्रेस करूँगा, इससे कि वो चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, या तो इम्पॉर्टेंट होगी तो उसका वेटेज कम होगा। ठीक। तो जो एक कंक्लूज़न होगा वो सबसे लास्ट वाले लेक्चर में आएगा, और मेजर पोर्शन यही है जो अब तक मैंने डिस्कस किया है। ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है। इसको आगे आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, और पिछला लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये चीज़ समझ में अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है। थैंक यू।